नमस्कार सभी को। मैं सरोजनी अनिवाल, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महिला पीजी महाविद्यालय झुंझुनू। तो छात्राओं, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नगरों के प्रकार की। यानी नगर जो हैं वो उनके नगरों के बारे में कितने प्रकार बताए हैं विभिन्न जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने। तो सबसे पहला प्रकार हम ले रहे हैं जीस्ट और हेलबर्ग के अनुसार। तो जीस्ट और हेलबर्ग ने नगरों का वर्गीकरण किया और नगरों के बहुत सारे प्रकार बताए हैं, जिसमें पहला है उत्पादन केंद्र। यानी इस प्रकार के जो नगर हैं उनका विकास औद्योगिक उत्पादन के कारण हुआ है। भारत में अधिकतर बड़े नगरों का उद्भव और विकास औद्योगिक और उत्पादन के केंद्र दोनों के फलस्वरूप हुआ है। इस प्रकार के नगरों को जीस्ट तथा हेलबर्ग ने फिर और उनका विभाजन कर दिया और उनको दो उपवर्गों में विभाजित किया है। पहला है प्राथमिक उत्पादन केंद्र और दूसरे हैं दैत्यिक उत्पादन केंद्र। तो प्राथमिक उत्पादन केंद्र जीस्ट और हेलबर्ग बताते हैं कि ये वे नगर हैं जो उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करते हैं। यानी यहाँ पर क्या होता है, विभिन्न जो उद्योग धंधे होते हैं उनके लिए कच्चा माल यहाँ पर तैयार किया जाता है। और दूसरा उन्होंने भाग बताया दैत्यिक उत्पादन केंद्र, यानी वे नगर जो कच्चे माल से उपभोग के लिए वस्तुएं तैयार करते हैं। यानी प्राथमिक उत्पादन केंद्र कौन से नगर हैं? वो नगर जो उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करते हैं, और दैत्यिक उत्पादन केंद्र वे नगर हैं जो उस कच्चे माल से उपभोग के लिए उपयोग के लिए वस्तुएं तैयार करते हैं। दूसरा नगरों का प्रकार उन्होंने बताया व्यापार और वाणिज्य के केंद्र, यानी वे नगर जिनका प्रमुख कार्य व्यापार व वाणिज्य होता है। ऐसे नगरों का उद्भव और विकास समुद्र के किनारे बंदरगाह के रूप में होता है, और ये समुद्र मार्ग से अन्य देशों से व्यापार व वाणिज्य की सुविधा प्रदान करते हैं, जैसे कलकत्ता, मद्रास, विशाखापट्टनम आदि। अगला इन्होंने प्रकार बताया है राजधानी और प्रशासनिक केंद्र, यानी ये नगर जो हैं वो वे स्थान हैं जो अपने राज्य की राजधानी होने के फलस्वरूप अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं। राज्य की सत्ता और शक्ति का संचालन के केंद्र होने के कारण धीरे धीरे ये विकसित होते रहते हैं। वो कहलाते हैं राजधानिक और प्रशासनिक केंद्र वाले नगर। अगला इन्होंने नगरों का प्रकार बताया है स्वास्थ्य और मनोरंजन के केंद्र, यानी ऐसे नगर या तो समुद्र के किनारे अथवा पहाड़ों पर बसे होते हैं और लोग मनोरंजन करने के लिए, अपनी छुट्टियां बिताने के लिए, मौज शौक के लिए ऐसे स्थानों पर जाते हैं। इन नगरों की नगर पालिकाओं और राज्य सरकारें ऐसे विकास कार्य करती है जिससे कि अधिकाधिक लोग आकर्षित होकर के इन स्थानों पर आए। और इस प्रकार के नगरों की जनसंख्या की जीविका, यानी वहाँ के जो लोग हैं वो प्रमुख रूप से पर्यटन के व्यवसाय में ही लगे रहते हैं। तो उनकी जीविका का जो प्रमुख जो क्षेत्र होता है जिसके माध्यम से वो अपनी आजीविका, अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, वो पर्यटन ही है। तो इस प्रकार के नगरों की जनसंख्या की जीविका वहाँ पर आने वाले पर्यटकों और स्वास्थ्य लाभ पाने वाले लोगों पर आधारित होती है। जीस्ट और हेलबर्ग ने पांचवा प्रकार बताया है नगरों का धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र। भारत में अनेक धार्मिक केंद्र ऐसे हैं जो अपने धार्मिक महत्व के कारण नगर एवं महानगर में विकसित हो गए हैं। भारत में काशी, प्रयाग, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी, अमृतसर, तिरुपति, अजमेर, पुष्कर, ये मतलब इस तरीके के नगर हैं जो कि अपनी धार्मिक आस्था के कारण, है ना, धीरे धीरे नगर और फिर महानगरों में विकसित होते जा रहे हैं। भारत में ऐसे केंद्र भी है जो अपनी सांस्कृतिक धरोहर एवं ऐतिहासिक महत्व के कारण नगर के रूप में विकसित हो गए। जैसे हम आगरा को ले सकते हैं, वहाँ पर ताजमहल है, तो ताजमहल को देखने के लिए बाहर से, है ना, देश से और विदेश से बहुत सारे पर्यटक आते हैं। तो धीरे धीरे सांस्कृतिक जो धरोहर है वहाँ पर, आगरा की बात कर रहे हैं हम लोग, ताजमहल है वहाँ पर और भी बहुत सारे किले हैं वहाँ पर,
तो उनको देखने के लिए लोग आते हैं और उस स्थान विशेष का धीरे धीरे विकास वो नगर के रूप में विकसित होता गया। और इसी प्रकार हम राजस्थान के चित्तौड़ को भी ले सकते हैं, जो कि अब नगर की श्रेणी के अंतर्गत आने लग गए हैं। तो इनकी अपनी एक सांस्कृतिक धरोहर होती है, अपना एक ऐतिहासिक महत्व होता है कि लोग यहाँ आते हैं और उस स्थान विशेष का धीरे धीरे एक नगर के रूप में विस्तार हो जाता है। इन्होंने आगे बताया बहुशाखीय नगर, है ना। तो बहुशाखीय नगर यानी ऐसे नगर जिनमें बहुत सारी विशेषताओं वाले होते हैं ऐसे नगर, और जैसे उनका धार्मिक महत्व भी है और साथ ही वो अगर राज्य की राजधानी भी है और उनकी सांस्कृतिक धरोहर भी है, ऐतिहासिक महत्व भी है, तो इन नगरों को बहुशाखीय नगर कहना अधिक उपयुक्त होगा। अब हम अगला प्रकार करते हैं नगरों का, है ना, समझने का प्रयास करते हैं रोसिया के द्वारा। तो रोसिया ने, कामिल्ली रोसिया है, इन्होंने नगरों का वर्गीकरण किया और उन्होंने बताया कि नगर जो हैं वो दो प्रकार के बताए इन्होंने, कि एक तो प्राकृतिक नगर और दूसरे निर्मित नगर। तो प्राकृतिक नगर तो वो नगर हैं जो समय के साथ साथ प्राकृतिक स्थिति के कारण धीरे धीरे विकसित होते गए, और ये सामान्यतः समुद्र तट, नदी के किनारे या पहाड़ी स्थानों पर, है ना, समय अनुसार धीरे धीरे स्वतः ही विकसित होते हैं। और एक दूसरा बताया उन्होंने निर्मित नगर। तो निर्मित जैसे कि नाम से ही है कि भाई इसका निर्माण किया गया है, धीरे धीरे इसको बसाया गया है। तो यह मानव द्वारा उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार तथा सभ्यता की प्रगति की प्रक्रिया के साथ साथ विकसित होते रहते हैं और औद्योगिकरण के साथ साथ निर्मित होते रहते हैं, है ना। अगला हम नगरों का वर्गीकरण कर रहे हैं कि नगरों का कालक्रमिक वर्गीकरण। तो भारत में नगरों का वर्गीकरण निम्न 3 कालों में बांटा जा सकता है। हम भारत के नगरों को उसमें 3 भागों के अंदर, 3 कालों के अंदर बांट सकते हैं। जैसे सबसे पहले प्राचीन नगर, फिर दूसरे मध्यकालीन नगर और तीसरे आधुनिक नगर, है ना। अगला हम नगरों के प्रकारों के बारे में वर्गीकरण करते हैं जनगणना अनुसार। तो जनगणना अनुसार नगरों का वर्गीकरण। भारतीय जनगणना प्रतिवेदन के अनुसार कस्बों और नगरों का वर्गीकरण जनसंख्या के अनुसार 6 प्रकार में बांटा गया है ना। इसमें हमने श्रेणियां बना दी हैं कि 6 श्रेणियों के अंदर जनसंख्या के हिसाब से नगरों और कस्बों को उसको जनसंख्या के आधार पर अलग अलग भागों में बांटा गया है। इसमें हम श्रेणी 1 ले रहे हैं। तो श्रेणी 1 जो है उसकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक मानी गई है। यानी भारतीय जो जनगणना प्रतिवेदन है उसमें बताया गया है कि श्रेणियाँ, उन्होंने 6 श्रेणियाँ बनाई है और सबसे पहली श्रेणी में उन्होंने लिया है कि वे नगर, है ना, उन स्थानों को नगर की श्रेणी में माना है जिनकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक है। और 2001 की जनगणना अनुसार भारत में 423 नगर हैं, ऐसे नगर हैं जिनकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक है। दूसरी श्रेणी बनाई है इन्होंने, जो भारतीय जनगणना प्रतिवेदन है, इन्होंने दूसरी श्रेणी बनाई है कि वो स्थान जहाँ पर 50,000 से 99,999 जहाँ की जनसंख्या है वो आएंगे श्रेणी 2 के अंतर्गत। इन्हें कस्बा माना गया है और 2001 की जनगणना के अनुसार ऐसे 498 कस्बे थे। श्रेणी 3 लेते हैं, थर्ड श्रेणी लेते हैं, जिनकी जो जनसंख्या है वो 20,000 से तो अधिक है लेकिन 49,999 से कम है। तो ऐसी नगरीय बस्तियां हैं जिनकी संख्या जो है 2001 के जनगणना के अनुसार ऐसी जो बस्तियां हैं उनकी संख्या बताई इन्होंने 1,386 थी। आगे बढ़ते हैं, श्रेणी 4 लेते हैं। श्रेणी 4 के अंतर्गत 10,000 से 19,999 तक की जनसंख्या वाले कस्बों को माना गया था और 2001 की जनगणना के अनुसार इनकी संख्या थी, ऐसी जो श्रेणी 4 के अंतर्गत जो आएंगी कस्बे और शहर, वो थे 1,560। फिर अगला लेते हैं श्रेणी 5 के अंतर्गत कि 5,000 से अधिक और 9,999 जनसंख्या वाले स्थान, वो उनको भी नगरों के अंतर्गत माना गया। और श्रेणी 6 मानी 5,000 से कम जनसंख्या वाले,
है ना। तो भारतीय जनगणना के अनुसार भी नगरों को हमने 6 भागों के अंतर्गत बांट करके उनको देखने का प्रयास किया है। तो आज के वीडियो में हमने ये समझने का प्रयास किया कि नगर के प्रकार कैसे कैसे हैं। धन्यवाद।